नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, आज हम एचपी टीजीटी कमीशन के लिए क्लास 20 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 19 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, 1000+ क्वेश्चंस की हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। तो संभावना है कि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं इस परीक्षा में बनेंगे, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में जो भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी हम डेली कवर करते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर लें। फीस कितनी है, वैलिडिटी कितनी रहेगी एंड सो ऑन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी इन वीडियोस को एज ए टेस्ट देखेंगे। आप खुद को चेक करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से कि जो भी आपने पढ़ा है आज तक उसमें से आपको कितना आता है। तो आइए फटाफट से 10 मिनट्स में इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसे बोला जाता है दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको मुख्य कार्य के बारे में बताऊंगा। और आप सभी के लिए होमवर्क ये है, आपने सीएसओ के बारे में पूरी जानकारी बतानी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके चेयरमैन कौन हैं, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ अगर इनके आंसर्स आप कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका नॉलेज जो है ये इंक्रीज़ होगा ही होगा। अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करिए। काफ़ी अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट्स उनके देखने को मिलते हैं। तो सीएसओ का जो काम है दोस्तों वो क्या है, ये करता है कलेक्शन किसकी, एस्टिमेट्स जो भी होते हैं नेशनल इनकम के। तो राष्ट्रीय आय जो है ये महत्वपूर्ण है दोस्तों जानना। अगर राष्ट्रीय आय के बारे में हमें पता चलेगा तो देश की स्थिति के बारे में बड़े आराम से पता चलेगा कि कितना विकास हो रहा है एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है कई बार। तो जो भी थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, डैम्स होते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। स्टैटिक जीके होता है ये। तो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो है ये दोस्तों गुजरात में देखने को मिलता है। तो ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे हैं। तो मुख्यालय की बात हो रही है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगर मैं भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के मुख्यालय की बात करूं तो जो देश की राजधानी है न्यू दिल्ली यहीं पे है। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर मैं इसके मुख्य कार्य की बात करूं तो आपको ये भी देखना है कि इंडिया जो है कंट्री जिस भी देश के साथ फॉरेन ट्रेड्स वगैरह करती है तो वो सब कुछ इंडिया में मैनेज इसी के द्वारा किया जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है तो यही है। और जिस राज्य में ये है उसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में। तो वीडियो को पॉज करके खुद अटैम्प्ट करते रहना, ऐसा ना हो कि आप मेरे साथ अटैम्प्ट कर रहे हो, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि हमें तो सारे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में जो भी जानकारी आपको पता है कमेंट करके ज़रा बताओ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आपका नॉलेज पता चले। 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था बांधवगढ़ को, तो इसको भी याद रख लो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली, अब दोस्तों मैसूर बहुत ही एक प्रशंसनीय राज्य रहा है
अगर मैं भारत के आधुनिक इतिहास की बात करूं तो हैदर अली बहुत ही महान योद्धा था ये। तो दोस्तों एक स्थान है जहाँ पे हैदर अली ने एक आधुनिक शास्त्रागार का निर्माण किया था। इसी के लिए दोस्तों काफ़ी पावरफुल था हैदर अली। तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये आर्सेनल जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? बिल्कुल सही आंसर है डिंडीगुल इज़ राइट आंसर, मैसूर में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दूं जो इकोनॉमिक्स है ये चलती है टोटली डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से ही पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाती है। उपभोक्ता की एक वस्तु और उसकी कीमत की इष्टतम पसंद के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और इस संबंध को डैश फंक्शन कहा जाता है। अब दोस्तों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। कोई वस्तु है और उसकी कीमत सपोज करिए 100 रुपीज़ है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये उसे पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या निकल के सामने आ रही है? सपोज करिए सिर्फ एक वस्तु है, खरीदने वाले 5 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 100 रुपये की वस्तु जो है ये महंगी होगी ही होगी। तो टोटली डिपेंड करता है, जितनी डिमांड होगी उतना ही जो प्राइस है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो दोस्तों सप्लाई है पूरी नहीं हो पाएगी। तो डिमांड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों भक्ति काल जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य निम्नलिखित में से किसके समकालीन रहे हैं? और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाता है भक्ति काल से रिलेटेड कि कबीर किसके समकालीन थे, या फिर यहाँ पे मैं बात करूँ संत चैतन्य की। तो आपको ये याद रखना है जो मुस्लिम शासक थे उस समय, इनका नाम है अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बोला जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 2020 में क्या रहा? ऐसा क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जो भी इंडेक्सेस वगैरह होते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जो HDI है यानी कि मानव विकास सूचकांक ये है क्या, तो ये किस चीज़ को मापता है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो आपको नहीं जो है इसे नेगलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जानना ये इम्पोर्टेंट है कि HDI क्या क्या यहाँ पे दिखता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि HDI जो है सबसे पहले ये जीवन स्तर पर नज़र डालता है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं। सपोज़ करिए आप गांव में रह रहे हैं तो फैसिलिटीज़ आपको कम होंगी, शहरों में रह रहे हैं तो ज़्यादा होंगी। उसके बाद ये देखता है दोस्तों साक्षरता दर। चंबा की साक्षरता दर कम है, हमीरपुर की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली HDI जो है हमीरपुर का हाई होगा। ये देखता है हेल्थ, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं किसी भी शहर में किसी देश में, उनकी हेल्थ कैसी है, जो भी बीमारी उनको हो रही है तो क्या उस बीमारी के लिए डॉक्टर्स उनको अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखना है दोस्तों। 3 चीज़ें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती हैं। कमेंट करके ज़रा बताओ जो लेटेस्ट HDI है इस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। अगर पता नहीं है तो कमेंट करके पूछो, मैं आंसर बताऊंगा। और पृथ्वीराज चौहान कौन नहीं जानता इनको, अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक थे। तो जैसे ही इनका युद्ध हुआ था, आई थिंक चौसा का युद्ध था, 1192 की बात है, मोहम्मद गोरी से जैसे ही हारे थे, मुस्लिम शासन भारत में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, इनका नाम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। सोमेश्वर चौहान। अब 4 बंदे बैठे हैं, एक बंदा आपको बात सुना रहा है पृथ्वीराज चौहान की। अब आपका नॉलेज का या फिर ज्ञान का स्तर जो है इतना हो चुका है कि आपको पृथ्वीराज चौहान के पिता का भी नाम याद है। तो जब आप उससे क्वेश्चन करोगे कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या है
तो आपकी जो इमेज बनेगी उसकी नज़रों में वो कुछ और ही होगी। तो दोस्तों ये सारा खेल है ज्ञान का। जितना ज्ञान अर्जित करोगे आपकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज़ होगी इस दुनिया में, ठीक है। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करोड़ों बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अंडमान निकोबार से किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया जाता है? अब ये जलीय निकाय क्या है? तो दोस्तों इसे स्ट्रेट भी कहते हैं, या फिर आप ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे चित्र में देखिए, ये एक द्वीप है और ये है दूसरा, तो ऑब्वियसली यहाँ से पानी तो निकलेगा ही। तो ये जो जलीय निकाय है इसे क्या बोला जाता है? इसे आप कहेंगे डिग्री चैनल। तो ये जो चैनल है जलीय निकाय कितनी डिग्री से निकलती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अंडमान और निकोबार, ये अंडमान ये निकोबार, तो इनको एक जलीय निकाय अलग करती है ये वाली। तो ये कितनी डिग्री पर? अब दोस्तों ये होते हैं देशांतर पृथ्वी में, और ये होते हैं अक्षांश, ये लेटे हुए लैटिट्यूड्स। तो ये लैटिट्यूड्स जो हैं यही पूछे जाते हैं अंडमान और निकोबार के केस में। तो 10 डिग्री आपको याद रखना है। आशा करता हूँ मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा। दोस्तों रटाने की कोशिश मैं नहीं करता क्वेश्चंस को, मेरा उद्देश्य ये है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं ताकि आपको कभी भी ये क्वेश्चन ना भूले। और क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो बे ऑफ बंगाल क्वेश्चन आता है, इंडियन ओशन क्वेश्चन आता है, और बाकी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अरब सागर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार कहाँ पे पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में। नंदा देवी चोटी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस राज्य में है। आप सभी का आंसर होना चाहिए उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में जो भी नॉलेज आपको है कमेंट करके ज़रा बताओ, देखता हूँ क्या क्या जानते हैं आप उत्तराखंड के बारे में। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नंदा देवी चोटी जो है 1982 में से खोजा गया था, अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई ही एग्ज़ाम होगा जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो। तो एक ऐप इन्होंने जब लॉन्च की थी आई थिंक 2017 में, तो ये क्वेश्चन आज तक पूछा जाता है 2020 तक, आगे भी पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट ऐप है और आशा करता हूँ आपने इंस्टॉल करी होगी, अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है तो ज़रूर करिए। इसमें दोस्तों आपको सारी सरकारी सर्विसेज या फिर जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं मिल जाएंगी। इसका नाम है उमंग, फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट जो है इसका उद्देश्य क्या है इस ऐप के जरिए कि सब कुछ ऑनलाइन बनाना या फिर किसी एक मोबाइल में किसी ऐप में सब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो अपनी इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, भाई आई एम हिंदू। तो ये किताब लिखी गई है दोस्तों किसके द्वारा? इनका नाम है शशि थरूर, ठीक है। दोस्तों 20 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, स्कोर जरूर बताइएगा 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरीके से तैयारी करवानी है। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सॉवरेनिटी। दोस्तों इसकी स्पेलिंग जो है, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश पोर्शन होता है, उसमें स्पेलिंग्स करेक्ट करने के लिए आ जाती हैं या फिर चेक करने के लिए, तो अच्छे से देख लेना सॉवरेनिटी की स्पेलिंग्स। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के वेदांत का सिद्धांत दिया था? ये दोस्तों थ्योरी जो है दी गई थी ऑस्टिन के द्वारा। आज के समय में आप देखते हैं कि हर एक कंट्री सोवरेन है, संप्रभु है। तो दोस्तों ये सब कुछ ऑस्टिन के हिसाब से हुआ है ये थ्योरी जो है। अब ये साइंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, एसआई यूनिट्स पूछी ही जाती हैं, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है साइंस का। ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो 4 ऑप्शंस के हिसाब से बात करूँ, वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिरका, आम घरों में हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो सिरके का एसिड आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, ये क्वेश्चन लाखों बार पूछा जा चुका है।
बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। जो सिरका है उसमें एसिटिक एसिड होता है जो कि खट्टा होता है, ठीक है। बाकी नीला थोथा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल थोथा, नीला थोथा। तो फिलहाल याद रखना, नीला थोथा जो है दोस्तों उसको हम केमिकली क्या नाम देते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसका रासायनिक फॉर्मूला ये दोस्तों कॉपर सल्फेट CuSO4 और 5 हाइड्रोजन के अणु 5H2O। तो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए। दोस्तों लाफिंग गैस जो है हिंदी में से हास्य गैस बोला जाता है, तो इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आता है कई बार इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। नाम इसका है नाइट्रस ऑक्साइड और केमिकल फॉर्मूला है N2O। तो जब भी इस गैस का कोई सेवन कर लेता है वो हंसता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जिसे इंग्लिश में आइलैंड बोला जाता है, तो बच्चों को भी पता होगा इसका आंसर, काफ़ी सिंपल आंसर है दोस्तों। जो ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है इस दुनिया का। सांगपो नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तिब्बत में तो इसका उद्गम होता है, यह आपको पता होना चाहिए। और सांगपो नदी जो है इसे चाइना में या फिर तिब्बत में बोला जाता है। इंडिया में इसे क्या बोला जाता है, इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। बाकी जब अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है तो इसका नाम कुछ और है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आंसर नहीं पता तो मुझे व्हाट्सएप करिए, आप कमेंट करिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं भारत में मिट्टियों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है कौन सी पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है बार बार, तो अच्छे से याद रख लो। इस मिट्टी का नाम है एल्यूबल सॉइल इंग्लिश में और जलोढ़ मिट्टी हिंदी में। तो ये मुख्य रूप से नदियों के आसपास देखने को मिलती है, इतनी उपजाऊ नहीं होती, फिर भी काफ़ी हद तक इसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, खनिज तत्व। बाकी पेड क्रैश कोर्स की इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी किट आपको मिलेगी ताकि आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। बाकी इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, तो ज़रूर मैसेज करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।